हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। चलिए क्लास को स्टार्ट करें। आई होप आप लोग अच्छे से हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही पढ़ते रहिए। तो हमारा पहला शब्द है स्टन्ड। स्टन्ड का मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज़ से एकदम सरप्राइज्ड हो जाते हैं। सो बहुत चक्का मतलब आप कंप्लीटली क्या हो गए हैं, शॉक्ड हो गए हैं उस चीज़ से, सरप्राइज्ड हो गए हैं वो उस चीज़ को देख के। तो स्टन्ड मतलब आप शॉक हो गए, है ना। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसका एडजेक्टिव है अमेज्ड, आश्चर्यचकित हो जाना, शॉक्ड, सरप्राइज्ड या डम्बफाउंडेड। ठीक है। अब आप सोचेंगे मैम ये किस सेंस में चौंकने की बात कर रहा है, तो ये अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आप इसको देखेंगे कि ये पॉजिटिव में सरप्राइज बोल रहा है कि नेगेटिव सेंस में बोल रहा है। जैसे वी वर स्टन्ड बाय देयर रिएक्शन, तो जो उनका रिएक्शन था ना उस चीज को देख के हम लोग क्या हो गए थे, एकदम आश्चर्यचकित हो गए थे। अब अगर सपोज करो आपने किसी को बर्थडे पे सरप्राइज दिया और वो उस सरप्राइज को देख के वो जो उनका रिएक्शन था ना वो एकदम डिफरेंट था। मान लो वो बहुत खुश हो गए, आपको उतनी उम्मीद नहीं थी तो भी आप शॉक्ड हो गए। वो एकदम गुस्सा हो गए, आग बबूला हो गए, उस रिएक्शन से भी आप एकदम शॉक्ड एंड सरप्राइज हो सकते हैं। या आपने उम्मीद कुछ और किया हो और उसका ऑपोजिट आपको रिजल्ट मिलेगा, तब हम शॉक्ड हो जाते हैं, है ना। तो बहुत ईज़ी सा शब्द है। स्टन्ड मतलब भौचक्का हो जाना, सो वेरी शॉक्ड और सरप्राइज्ड। अमेज़्ड आपका जनरली पॉज़िटिव ही रहता है, बाकी में आप अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस को देखेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा, कंसेशन। आईओएन लगा हुआ है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ में रियायत। रियायत मतलब उसको नेगोशिएट करना, उसमें बातचीत करके उसको छूट देना, है ना। बीच का एक समझौता करना उस चीज़ में। या फिर कंसेशन का मतलब आप उसमें छूट दे रहे हैं। सो समथिंग दैट यू अग्री टू डू इन ऑर्डर टू एंड एन आर्ग्यूमेंट, तो उस आर्ग्यूमेंट को ख़त्म करने के लिए आपने कुछ कंसेशन दिया। मतलब आपने उसमें नेगोशिएट किया, समझौता किया कि हाँ ठीक है, तुम्हारी बात यहाँ तक ठीक है, मेरी बात यहाँ तक ठीक है। तो एक बीच का रास्ता निकाल लिया, वो आपका कंसेशन हो गया, कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, बार्गेन्स हो गया। तो नेगोशिएशन मीनिंग आपको पता ही होगा, बार्गेन हो गया। दुकानदार से हमने बोला कि मान लो कोई सामान था 700 का, हमने कहा हैं भैया ऐसे थोड़ी होता है, इसको हम 300 में लेंगे। उसने कहा ऐसे कैसे हो जाएगा बहन जी, मैं तो इसको 700 से 1 रुपया कम ना दूँ। तो आपने कहा देखो भैया देना है तो दो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 350 दूँगी। उसने कहा ऐसे थोड़ी है, तो फिर आप चल दिए। फिर उसने कहा रुकिए बहन जी, आप इसे 550 में ले जाइए। आपने कहा भैया ऐसे नहीं होगा। चलिए ना आपकी ना मेरी, 500 में ले जाइए। आपने ले लिया तो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, उसने भी कुछ आपने भी। बार्गेन कर लिया, कंसेशन हो गया, उस डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए हमने कुछ रियायत दे दी। तो दिस स्ट्रिक्ट रूल वाज़ रिलैक्स्ड बाय कंसेशन, सो ये जो स्ट्रिक्ट रूल था इसको थोड़ी-सी छूट मिली जब हम लोगों ने उस चीज़ के बीच में नेगोशिएशन किया। नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक कौन होते हैं? आशावादी। ऐसे लोग कौन होते हैं जो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं। अगर लाइफ में कुछ नेगेटिव भी हो गया है तब भी हम ऐसा होप कर रहे हैं कि सब पॉजिटिव ही होगा, अच्छा ही होगा। सो होपिंग और बिलीविंग दैट गुड थिंग्स विल हैपन इन द फ्यूचर। तो आई थिंक कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक ही होना चाहिए लाइफ में। पैसिमिस्टिक होके आप क्या ही ले लेंगे, है ना। कुछ मिल तो जाना नहीं है पैसिमिस्टिक होके। तो इट्स बेटर कि हम होपफुल रहें, इट्स बेटर हम पॉजिटिव सोच के साथ में अपना काम करें। तो वी ऑल शुड बी ऑप्टिमिस्टिक रादर देन पैसिमिस्टिक। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका, एडजेक्टिव। हमें ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, आशावादी होना चाहिए। प्रॉमिसिंग, ब्राइट, होपफुल। अगर हम सपोज करो, अगर हम सैड हो जाएं किसी बात को लेके और बहुत दुखी हो गए, हम कुछ कोशिश ही करना बंद कर दें, हम मान लें कि हम हार गए, तो हार मान लेना ही एक अपने आप में जिंदगी खत्म होने के बराबर है। बट आपने सोचा कि भाई हो गया, खत्म नहीं हुआ है, यही चीज तो खत्म हुई है ना, बाकी तो सब कुछ बचा है ना, उससे मैं नया क्रिएट कर सकता हूँ। तो हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना है लाइफ में, पैसिमिस्टिक नहीं, होपलेस नहीं होना है। पैसिमिस्टिक नहीं, डिसमल नहीं, सैड नहीं होना हमें। सो द स्टोरी थी वो कैसे खत्म हुई, एक ऑप्टिमिस्टिक नोट पे, मतलब अच्छा अच्छा हुआ, उसमें होपफुल चीजें हुई। तो ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी और पैसिमिस्टिक का मतलब होता है निराशावादी। ऑप्टिमिस्टिक मीन्स जब आप ऐसी होप कर रहे हैं कि सब अच्छा ही होगा भविष्य में, और पैसिमिस्टिक मतलब हर बात में आप निराश ही निराश हैं, वो निराशावादी होता है। चलिए आप लोग बताइए, आप में से कितने आप ऑप्टिमिस्टिक हैं और कितने पैसिमिस्टिक हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, शैवी। शैवी का मतलब होता है
जज्जर, जज्जर से आपको मीनिंग समझ में आया? जैसे कोई बिल्डिंग है वो एकदम बुरी अवस्था में है, कभी भी गिर सकती है, एकदम खराब हो गई है। अब उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करके नया उसको करना पड़ेगा या उसको तुरंत ही रेनोवेट करना पड़ेगा। तो वो चीज़ें हैं या वो प्लेस है, जैसे कभी-कभी कपड़े एकदम इतने पुराने हैं कि वो फट गए हैं, उनमें से सब उनके जो रेशे हैं वो सब बाहर आ गए हैं। तो थिंग्स और प्लेस दैट लुक वेरी ओल्ड और दे आर इन अ वेरी बैड कंडीशन। तो सुनो, नेग्लेक्टेड है वो चीज़, हमने शैबी, देखो नेग्लेक्ट के और भी बहुत सारे मतलब होते हैं। नेग्लेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को इग्नोर कर देना। शैबी का पर्टिकुलर मीनिंग होता है कोई चीज़ जो बहुत बुरी कंडीशन में है, तो हो सकता है वो नेग्लेक्ट के कारण बहुत बुरी कंडीशन में हो। मिज़रेबल का मतलब यही होता है। मिज़रेबल का मतलब है जब आप बहुत परेशान हैं, बहुत बुरी स्थिति में हैं। ग्रम्पी हो गया, डम्पी हो गया। अब अगर वो उसका ऑपोज़िट एकदम नया है, एकदम फ्रेश है और उसको बहुत अच्छे से रखा है। देखो नेग्लेक्ट कर दिया मतलब आपने उसको इग्नोर कर दिया और एक वो बहुत बुरी कंडीशन में आ गया। और वेल केप्ट का मतलब उसको बहुत सँभाल के आपने रखा हुआ है। तो जो उसके कपड़े थे वो कैसे थे? वो पुराने थे और वो बहुत बुरी कंडीशन में थे, वो अनटाइडी थे। इसका मतलब ना कपड़ों वग़ैरह के भी चीज़ों को अनटाइडी है, एकदम गंदा है, बहुत बुरे तरीके से उसको रखा हुआ है, नेग्लेक्ट कर दिया उसको। ठीक है? तो जैसे हिज क्लोथ्स वर ओल्ड एंड शैबी। ओल्ड क्या है? ओल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, लाइक ही इज़ ओल्ड, वो बूढ़ा है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, तो शैबी का भी पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। डन है। नेक्स्ट क्या है हमारा? स्टेलमेट। स्टेलमेट का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे कोई आगे ही नहीं बढ़ पा रहे, एक डेडलॉक क्रिएट हो गया। जैसे ट्रैफिक में आपने देखा होगा, ये जाने की लाइन है, ये आने की लाइन है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जल्दी-जल्दी करके वो इसी वाली लाइन में घुस जाते हैं। अब यहाँ एकदम डेडलॉक क्रिएट हो गया क्योंकि ये लाइन तो ऑलरेडी ब्लॉक्ड हो रखी है। यहाँ तो जंगल है, यहाँ तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। अब ये पूरा ब्लॉक्ड है और भाई साहब ने यहाँ से आ गया। अब वो जाने वाला बंदा यहाँ फँस गया, तो ना वो जा पा रहा है, ना ये आगे निकल पा रहा है। तो कैसी सिचुएशन हो गई है? एकदम डेडलॉक हो गया है। तो अ सिचुएशन इन एन आर्ग्यूमेंट हो गया, या जहाँ पे कोई भी जो साइड है ना तो वो जीत रही है और ना ही वो हार रही है, कोई प्रोग्रेस ही नहीं हो रहा है। चेस में भी हो गया, गेम क्या हो गया? टाई हो गया है। डेडलॉक क्रिएट हो जाना, फिर आपका ग्रिडलॉक हो गया, स्टैंड स्टिल या फिर स्टैंड ऑफ। जैसे डिस्पाइट लॉन्ग डिस्कशंस, डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, ये प्रेपोजिशन है और इसके बाद ऑफ नहीं लगाते हैं। तो लॉन्ग डिस्कशंस के बावजूद में जो वर्कर्स और जो मैनेजमेंट के बीच में जो बातचीत थी वो कैसी रही? स्टेलमेट रही, मतलब कोई भी आगे बात ही नहीं बढ़ी, एकदम डेडलॉक बना रहा। वो वर्कर्स अपनी बात पे अड़े रहे और मैनेजमेंट अपनी बात पे अड़ा रहा और कोई भी आगे सॉल्यूशन ही नहीं निकल आया। किसी ने कोई कंसेशन नहीं किया, किसी ने कोई नेगोशिएशन नहीं किया, सब लोग अपनी ही बात पे अड़े हुए थे। तो आप पहचान सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इन क्या है? प्रेपोजिशन है, इनके बाद में स्टेलमेट आया है तो ये क्या है? नाउन है। आपको वो शब्द नहीं, आप पूरी इंग्लिश को देखेंगे तो आपको हर चीज़ एक दूसरे की मदद करते हुए दिख जाएगी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्रम्बल। क्रम्बल का मतलब होता है जैसे किसी चीज़ के टुकड़े-टुकड़े कर देना या किसी चीज़ के टुकड़े-टुकड़े होना। पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है। बिल्डिंग है, बिल्डिंग क्रम्बल हो रही है मतलब वो ढह रही है, वो गिर रही है और वो टूट रही है ना? सो टू ब्रेक और कॉज़ समथिंग टू ब्रेक। अब वो खुद से टूट रही है या आप उसको तोड़ रहे हैं छोटे-छोटे पीसेज़ में। डेटेरियोरेट का मतलब होता है बद से बदतर होना, वो चीज़ और बुरी अवस्था में जा रही है और खराब हो रही है, वर्सन हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, डिमिनिश हो रही है। अब जैसे यहाँ पे बोला है क्रम्बल द कुकीज़ इनटू स्मॉल बाइट्स, मतलब कुकीज़ जो हैं, जो बिस्किट्स हैं, उनको छोटी-छोटी बाइट्स में तोड़ दो, उनको क्रम्बल कर दो, उनको ब्रेक कर दो। ठीक है? बिल्डिंग आपकी क्रम्बल हो रही है, तो बिल्डिंग क्या हो रही है? बिल्डिंग टूट रही है। वोकैबुलरी हो गई। आज वोकैब हमारी कम थी, तो चलिए हम आगे अपना आर्टिकल करते हैं। आज आर्टिकल थोड़ा अच्छा-सा है, मतलब इट्स लाइक ग्रामर के साथ में आज हमें सीखने के लिए मिलेगा। सो मैंने कहा हाँ, ये पढ़ना चाहिए हमें। तो नो योर इंग्लिश, चलिए हम इंग्लिश को जानते हैं। तो व्हाट इज़ एन इम्पास? पहले तो हमें इसके प्रोनाउंस आज इसी क्लास में ये डिस्कशन होगा। इम्पास का मतलब ये होता है डेडलॉक। स्टेलमेट अभी हमने पढ़ा था ना, डेडलॉक मतलब कोई आगे प्रोग्रेस ही नहीं हो पा रही है। एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है जहाँ पे कोई भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है, वो आपका इम्पास होता है। प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देना है। इम और पास, ये ई जो है ये साइलेंट है। The new champ we have hired leaves home at 6:45 to be in time for work.
न्यू चैम्प का मतलब यहाँ पे क्या है, चैंपियन से या न्यू पर्सन से, है ना। जैसे कहते हैं न्यू चैम्प, चैम्प आप चैंपियन को शॉर्ट में चैम्प चैम्प कह सकते हैं, या पर्सन से आप यहाँ पे कर सकते हैं, जो नया एम्प्लॉय है, जो नया व्यक्ति है जिसको हमने हायर्ड किया है। HVE आपका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, हायर्ड आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये क्या है, हैव है ये। वी हैव हायर्ड, जिसको हमने हायर्ड किया है वो अपने घर को छोड़ता है कितने बजे, 6:45 पर ही वो अपने घर को छोड़कर आ जाता है। एट क्या है, प्रेपोजिशन है, एग्जैक्ट टाइम बताते हैं तो वहां पे हम लोग एट का इस्तेमाल करते हैं। टू बी इन टाइम, एकदम समय पर आने के लिए वो अपने घर को सुबह में शायद 6:30 बजे छोड़ देता है, ठीक है। ही मेक्स यूज ऑफ डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशंस टू गेट हेयर, वो बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशंस का इस्तेमाल करता है यहाँ आने के लिए। नॉट ट्रांसपोर्टेशंस, ट्रांसपोर्टेशंस नहीं, यू हैव। अब आगे देखें, ही टेक्स द ट्रेन, बस एंड डैश डैश, आई अंडरस्टैंड वॉट यू कैन नॉट, आई अंडरस्टैंड बट यू कैन नॉट से ट्रांसपोर्टेशन। देखो, मान लो यहाँ पे ऐसा सपोज कर लेते हैं, ये एक टीचर है और ये स्टूडेंट, तो या कुछ ऐसे मान लेते हैं कि दो एम्प्लॉयज ही हैं, आपस में बात कर रहे हैं, तो एक बता रहा है कि हमने एक जो नया पर्सन हायर किया है ना, वो सुबह 6:30 बजे ही अपने घर को छोड़ देता है यहाँ ऑफिस टाइम पे आने के लिए, क्योंकि वो बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशंस का इस्तेमाल करता है। तो दूसरे एम्प्लॉय ने क्या बोला, नहीं, ट्रांसपोर्टेशंस जैसा कोई शब्द नहीं होता। तो वो कह रहा है, अरे वो तो ट्रेन लेता है, बस लेता है। तो दूसरे बंदे ने बोला, मैं समझता हूँ तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन आप ट्रांसपोर्टेशंस वर्ड नहीं यूज कर सकते, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो शब्द है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, काउंटेबल का मतलब होता है, काउंट का मतलब होता है जिसको गिना जा सके, काउंट एबल का मतलब होता है लायक, ठीक है। एबल मतलब लायक, काउंट मतलब जिसको गिना जा सके, और अन का मतलब विदाउट। तो ऐसी कोई चीज जो गिनने के लायक ही ना हो, मतलब जिसको गिना ना जा सके, वो अनकाउंटेबल है। जैसे आपका दूध है, मिल्क है आपका, वाटर है आपका, ये सब आपके काउंटेबल है नहीं। आप मिल्क को कैसे गिनोगे, आप वाटर कैसे गिनोगे, आप शुगर कैसे गिनोगे, आप लव, लव जो नाउन है आप इसे कैसे गिनोगे, आप गिन पाओगे, नहीं गिन पाओगे, ये अनकाउंटेबल नाउन है। चेयर अनकाउंटेबल नाउन है, आप कहोगे मैम चेयर अनकाउंटेबल कैसे हो गया। चेयर, देखो एक चीज समझो, जो चेयर का मटेरियल है वो अनकाउंटेबल है, यानी अगर मान लेते हैं ये आपकी प्लास्टिक की बनी है तो वो अनकाउंटेबल हुआ, बट ये जो शब्द चेयर है ये काउंटेबल है। चलो ये भी हम डिस्कस करेंगे, बट अभी हमारा सीखना क्या है कि जो अनकाउंटेबल शब्द का मतलब है ऐसी कोई चीज जिसको गिना ना जा सके। तो जो ट्रांसपोर्टेशन शब्द है ये अनकाउंटेबल नाउन है, यानी ट्रांसपोर्टेशन शब्द को गिना नहीं जा सकता। आप कह रहे हो कि मैम ट्रेन बस इनको तो गिना जा सकता है, आप ट्रेन बस को गिन रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन शब्द को नहीं गिन रहे हो। तो ट्रांसपोर्ट जो प्लूरल क्या हुआ ट्रांसपोर्टेशन का, वो भी ट्रांसपोर्टेशन हुआ, ना कि ट्रांसपोर्टेशंस। आई सी, ओके। तो इफ समवन यूजेस अ बस एंड ऑटो एंड अ ट्रेन टू गेट टू, लेकिन हम यहाँ पे तो मान लो हम बस, ऑटो और ट्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम तो बहुत सारे यहाँ पे व्हीकल्स का यूज कर रहे हैं, तो फिर हम इसको कैसे बोलें अगर हम ट्रांसपोर्टेशन शब्द नहीं बोल सकते। तो फिर हम बोलेंगे देन यू टॉक अबाउट द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन द पर्सन यूजेस, यू टॉक अबाउट द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। वो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन शब्द कैसा हुआ, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन को कभी भी हम प्लूरल नहीं बना सकते, क्योंकि गिन नहीं सकते, तो प्लूरल क्या बनाएंगे। अगर हमें बोलना है कि वो एक से ज्यादा व्हीकल का इस्तेमाल करता है, ट्रांसपोर्टेशन यातायात वो एक से ज्यादा का इस्तेमाल करता है, तो हम वहां पे मोड्स बोलेंगे। अलग अलग हो गया तो डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। For example, Jay uses several modes of transportation to get to the bus office. तो जो जय है वो इस्तेमाल करता है, यूज करता है कई सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जैसे मान लो मेट्रो से आता है, अब मेट्रो से आने से पहले अपने घर से मान लो पहले वो ऑटो से आया, फिर मेट्रो से आया, लेकिन अब मान लो ऑफिस कुछ डिस्टेंस पे है तो फिर उसको वहां से बस से जाना पड़ा या फिर दोबारा से ऑटो से जाना पड़ा। ये कई सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करता है, बट ट्रांसपोर्टेशंस नहीं होता। जैसे ब्रेड्स नहीं होता,
है ना, आज मैंने 2 ब्रेड्स नहीं खाए, आज मैंने 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड होता है। अच्छा, व्हाट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डू यू यूज़? तो चलिए आप बताइए, आप कितने मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हैं? माई स्कूटर, इट अच्छा ये बताओ ये क्या है? ये जो है, ये क्या है? बताओ, ये जो एपोस्ट्रोफी एस वाला है ये क्या है? ये है हैज़। अब आप कैसे पहचानोगे? इसको मैं आगे डिस्कस करूँगी या कर लूँ? कर ही लेती हूँ। देखो बीन क्या है? बीन है वर्ब का थर्ड फॉर्म। और वर्ब के थर्ड फॉर्म किसके साथ आता है? जब आपका हैज़, हैव, हैड, अगर हैज़, हैव, हैड हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है, तब हम यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और बीन क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो इसका मतलब यहाँ पे जैसे ये जो होता है इसको हम इज़ भी बोलते हैं। जैसे कि बारिश हो रही है तो हम बोल देते हैं इट्स रेनिंग। हम बोल देते हैं ना कि बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग। अब हम तो बोलते हैं इट इज़ रेनिंग। तो मैम हम कैसे पहचाने कि यहाँ पे ये हैज़ है? तो इसके बाद अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखाई दे रहा है तो ये हैज़ ही है। So it has been my mode of transportation for over 5 years now. तो मेरा जो स्कूटर है वही मेरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है पिछले 5 सालों से। इन द पास्ट मतलब पास्ट में, when we went to my father's village, जब हम अपने पापा के गांव यानी हमारा जो गांव है वहां जब हम जाया करते थे, गो वेंट गॉन, वेंट जो है वो आपका सेकंड फॉर्म है। We had to use several modes of transportation including a bullock cart. We had to use, हमें इस्तेमाल करने पड़ते थे कई सारे modes of transportation, है ना। उसमें हमारा बुलक कार्ट भी था। बुलक कार्ट मतलब बैलगाड़ी। Those were the days, अब ये इसका पता है क्या मतलब है? वो भी क्या दिन थे। Those were the days मतलब वो भी क्या दिन थे। बाय द वे, हाउ डू यू प्रोनाउंस IMPASSE? इस शब्द को आप कैसे प्रोनाउंस करते हैं? आप देखो कितना अच्छा है ना, एकदम इजी टू रीड है। और बहुत सारी ग्रामर यहाँ से हम समझ सकते हैं। पता है मैं अपना कंट्रोल करके बैठी हूँ आपको समझाने के टाइम पे, नहीं तो इतना सारा ग्रामर है ना इसमें, मज़ा आ जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा है कि चलो बता देती हूँ। मैंने ये सोचा है कि जब मुझे ऐसे लगता है कि इस वाले पैसेज में बहुत अच्छी ग्रामर को मैं आसानी से समझा सकती हूँ, तो मैं सोच रही हूँ उस पार्ट को स्पेशली काट के फिर मैं दूसरी वीडियो में, क्योंकि ये लंबी हो जाएगी नहीं तो, दूसरी वीडियो में मैं वो वाला पोर्शन कंप्लीट ग्रामर का उसमें समझा दूँ। आप मुझे बताना कैसा है ये आइडिया, है ना। सो चलो देखते हैं। तो देर आर सेवरल वेज ऑफ प्रोनाउंसिंग द वर्ड। तो इस वर्ड को प्रोनाउंस करने के बहुत सारे तरीके हैं। वन वे इज, एक तरीका है, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। चलो इसमें नहीं जाते, हम कहते हैं ना छोड़ो ना यार, इस बात में हम नहीं जाते हैं। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, या लेट्स नॉट गेट इनटू दिस। इस बात में नहीं जाते हैं, छोड़ो। चलो हम लोग इसका सिंपलेस्ट वे ही ढूंढते हैं। सो व्हाट इज द सिंपलेस्ट वे? तो इसको बोलने का सिंपलेस्ट वे क्या हो सकता है वो हम देखते हैं चलिए। जो अमेरिकन हैं वो कैसे प्रोनाउंस करते हैं? आई इन द फर्स्ट सिलेबल, लाइक आई इन हिट, हिट एंड किट, एंड द ए इन द सेकंड, लाइक द ए इन एंट और इन एप्पल। They pronounce the word impasse. It's impasse. First of all, your E is silent, and then it is like focus on pass and impasse with the stress on the second syllable. They pronounce the word impasse with the stress on the second syllable. Do you know what impasse mean? Do you know, क्या आप जानते हैं कि ये जो impasse शब्द है इसका क्या मतलब है? डजंट इट मीन डेड एंड? क्या इसका मतलब डेड एंड नहीं है? यस, मतलब ये बता रहा है क्या इसका मतलब डेड एंड नहीं है? डेड एंड, डेड एंड का मतलब क्या समझते हो आप? डेड लॉक। डेड एंड का मतलब डेड लॉक भैया, जो अभी हम स्टेलमेट पढ़ के आए थे, जो कोई प्रोग्रेस ही नहीं हो रही है, डेड एंड हो गया। ये यहाँ पे घुस गया, ये यहाँ पे आ गया, अब कोई आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है, कोई अपनी बात से पीछे ही नहीं हट रहा है, एकदम डेड एंड हो गया है, एकदम डेड लॉक क्रिएट हो गया है वहां पे। Very good. When you say that your discussions have reached an impasse, you are suggesting that you have reached a dead end. तो जब आप ये कह रहे हैं कि जो आपकी डिस्कशंस हैं वो कहाँ पे पहुंच गई हैं, एक इम्पास सिचुएशन पे आ गई है, तो इसका मतलब ये है, आप ये कह रहे हैं कि जो आपकी बातचीत है वो एक डेड एंड पे आ गई है, कोई प्रोग्रेस ही नहीं हो रहा है, एक ही मतलब उसी बात के ऊपर में सब अटक गए हैं। नो प्रोग्रेस कैन बी मेड बिकॉज द टू ऑफ यू डोंट अग्री ऑन एनीथिंग। कोई प्रोग्रेस ही नहीं हो सकता। प्रोग्रेस मीन्स तरक्की, क्योंकि जो आप लोग हैं ना वो, आप एक दूसरे की बात को अग्री नहीं कर रहे हैं, उसी वहां पे आप अटक गए हैं।
So it's a deadlock. There is no point in discussing the matter further because no progress is possible. See यार कितना अच्छा है, हम ऐसी बातें तो अपनी लाइफ में बोलते हैं ना कि तुमसे इस समय बात करने का कोई मतलब ही नहीं है, इस क्योंकि इस बात का कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा। तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं? देयर इज नो पॉइंट इन डिस्कशिंग द मैटर फर्दर बिकॉज नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल। फर्दर मीन्स और आगे, है ना। मूविंग फॉरवर्ड जस्ट सीम्स इम्पॉसिबल। तो अब इसमें आगे बढ़ पाना तो ऐसे प्रतीत हो रहा है, सीम्स मतलब प्रतीत हो रहा है कि एकदम इम्पॉसिबल है। So there is no point in discussing the matter further because no progress is possible and moving forward just seems impossible क्योंकि यहाँ पे एकदम डेडलॉक क्रिएट हो गया है। दैट्स राइट, एकदम सही बात है। इट्स अ स्टेलमेट, हमने पढ़ा था। सो हेयर इज एन एग्जाम्पल, द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉज स्टर्न्ड व्हेन द टू कंट्रीज फाउंड अ वे टू एंड देयर इम्पास। तो जो द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो बाकी का पूरा दुनिया था ना, वो सरप्राइज हो गया था, एकदम आश्चर्यचकित हो गया था जब दो कंट्रीज ने एक ऐसा तरीका ढूंढ लिया जिससे उनके बीच में जो एक ऐसी स्थिति क्रिएट हो रखी थी जहाँ पे कोई अपनी बात से पीछे ही नहीं हट रहा था, उसको एंड करने का जो तरीका ढूंढ लिया। तो जो बाकी का पूरा जो विश्व था वो क्या हो गया? वो स्टन्ड हो गया, वो शॉक्ड हो गया। ठीक है, देखो, द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉज स्टन्ड, ऐसे में सोचना कि वॉज के बाद वी थ्री आया, सेंटेंस पैसिव है। मैंने बताया ना, स्टन्ड आपका एडजेक्टिव है, जैसे आई एम टायर्ड, टायर्ड एडजेक्टिव है, सरप्राइज्ड, शॉक्ड, ये एडजेक्टिव होते हैं। सो इफ वी आर टू ओवरकम दिस इम्पास वी बोथ नीड टू बी विलिंग टू मेक सर्टेन कंसेशंस। सो इफ वी आर टू ओवरकम, ओवरकम इससे बाहर आना, तो अगर हमें इस इम्पास की सिचुएशन से बाहर आना है तो हम दोनों को ही, हमें विलिंग होना होगा, इच्छुक होना होगा कि हम दोनों ही अपनी तरफ से कुछ कंसेशंस करें, कुछ नेगोशिएशन करें, कुछ उसमें डिस्कशन करें कि इस बात पे कॉम्प्रोमाइज करें कि तुम कुछ मेरी बात मानो, मैं कुछ तुम्हारी बात मानो। तो दैट्स अ गुड एग्जाम्पल, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो नाइदर साइड वॉज ऑप्टिमिस्टिक ऑफ एन आउटकम। तो दोनों में से कोई भी जो साइड थी वो ऑप्टिमिस्टिक नहीं थी, होपफुल नहीं थी कि कोई आउटकम निकल पाएगा, कोई रिजल्ट निकल पाएगा। तो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आगे भी जो है वो इम्पास ही रहने वाला है आने वाले दशक तक। ठीक है, तो दैट डजंट साउंड गुड। एनीवे, व्हाट्स हैपनिंग विद योर आइडिया ऑफ बाइंग एन इंडिपेंडेंट हाउस? तो दैट डजंट साउंड गुड, मतलब इसका मतलब पता है क्या हुआ कि ये ऐसे लग रहा है ना कि ये अच्छा साउंड नहीं कर रहा है, मतलब ये सही नहीं लग रहा है। जैसे यहाँ पे बोला कि जो दोनों की दोनों साइड्स हैं वो ऑप्टिमिस्टिक नहीं है कि उनके बीच में कोई आउटकम निकल पाएगा, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये जो इम्पास है ये आने वाली सदियों तक चलता रहेगा, मतलब आने वाले दशक तक चलता रहेगा। यार ये बात कुछ सही नहीं लग रही है, कुछ कंसेशंस करके बात को निपटा देते हैं। एनीवे, एनीवे पता है हम कब बोलते हैं? चलो और बताओ, जब हम अपनी बात को आगे और कंटिन्यू रखना चाहते हैं, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। Leave it, यार। Anyway, you tell me something about yourself. So anyway, what's happening with your idea of buying an independent house? तो तुम बताओ, तुम्हारा जो आइडिया था इंडिपेंडेंट हाउस को खरीदने का वो कैसे चल रहा है? आर यू मेकिंग एनी प्रोग्रेस? क्या तुम उसमें कोई प्रोग्रेस कर रहे हो? नॉट रियली। आई एम सीरियसली कंसिडरिंग ड्रॉपिंग द आइडिया, आई विल जस्ट स्टे हेयर। आई एम सीरियसली कंसिडरिंग, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस आइडिया को ड्रॉप कर दूँ। आई विल जस्ट स्टे हेयर, मैं यहीं पे रहूँगा। ये इतना मस्त पैराग्राफ है ना, इसमें सारी ग्रामर सिखा सकते हैं, मजा आ जाएगा। लेकिन क्यों? आई हर्ड, मैंने सुना था, दैट यू सॉ अ कपल ऑफ हाउसेस, कपल ऑफ मतलब कई सारे, तुमने घर देखे थे, तो फिर क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? डिडंट यू, क्या तुमने नहीं देखे थे? ये आपका क्वेश्चन टैग हो जाता है। आई सॉ थ्री एक्चुअली, एक्चुअली मैंने तीन घर देखे थे। दे वर ऑल प्रिटी ओल्ड एंड इन अ स्टेट ऑफ डिसरिपेयर। दे वर ऑल प्रिटी ओल्ड, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा पुराने थे और वो एक ऐसी स्थिति में थे जिनमें उसको मरम्मत की ज़रूरत है। वो एकदम ख़राब हालत में थे, जर्जर हालत में थे। डिस रिपेयर, यू मीन रिपेयर, डोंट यू? अच्छा, ये वाला सीखना है तुम लोग को, बताना जरा। क्वेश्चन टैग अगर सीखना चाहते हो आप लोग, या क्वेश्चन टैग में कोई दिक्कत आती है, देन आई मेक अ सेपरेट वीडियो। आज इसमें यूज़ हो रहा है ना। सो यू मीन रिपेयर, डज द वर्ड डिसरिपेयर इवन एग्जिस्ट? क्या इस तरीके का शब्द इवन होता भी है, डिसरिपेयर? यस, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन रिपेयर एंड डिसरिपेयर। तो रिपेयर और डिसरिपेयर में तो बहुत बड़ा एक डिफरेंस है। चलो एक बात बताओ, तुम लोग इतने इंटेलिजेंट हो ही गए हो तो बताओ डिफरेंस का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, जरा बता देना मेरे को। When you say that the monument has fallen into disrepair, what you mean is that the monument is in bad shape. देखो,
द मॉन्यूमेंट हैज़ फॉलन इनटू डिसरिपेयर, मतलब जो मॉन्यूमेंट है वो किस स्थिति में आ गया है, डिसरिपेयर की स्थिति में। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो मॉन्यूमेंट है, वो जो इमारत है, वो बहुत बुरी स्थिति में आ गई है, वो एकदम खराब हो गई है। द बिल्डिंग प्रोबेबली लुक्स शैवी, शैवी मीन्स एकदम जर्जर हो गई है वो, शायद, प्रोबेबली मीन शायद, है ना। विद द पेंट पीलिंग ऑफ, पील ऑफ करना मतलब वो नीचे गिर रहा है छिल छिल के, जैसे हम ऑरेंज है उसको हम पील करते हैं ना, उसको छीलते हैं, तो जैसे आपके घर पे पुताई होती है, पेंट होता है, वो नीचे गिर रहा होता है ना, तो पील ऑफ करना मतलब उसको निकाल, अरे हाँ यार याद आया, जस्ट मुझे, फेस पे मास्क लगाते हैं, उसको पील ऑफ करते हैं, उसको रिमूव करते हैं। सो वॉल्स क्रम्बलिंग, क्रम्बलिंग मतलब वो टूट टूट के गिर रही हैं, ढह रही हैं, और रूफ जो है, छत जो है वो लीक कर रही है। तो ये हो गया आपका शैवी, है ना, या डिसरिपेयर, जिसमें आपकी कंडीशन बहुत खराब है। स्टॉप स्टॉप, यू गेट द पिक्चर। रुको रुको, हम समझ गए कि डिसरिपेयर का मतलब क्या है। सो हेयर इज एन एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। लीविंग द कार इन द गैराज फॉर 6 मंथ रिजल्टेड इन डिसरिपेयर। अगर हम अपनी कार को गैराज में, गैराज मतलब जहाँ पे गाड़ियाँ सही होती हैं, वहाँ पर अगर हम 6 महीने के लिए छोड़ देते हैं, तो गाड़ी कैसी स्टेट में आ जाएगी, डिसरिपेयर में, उसमें जंग लग जाएगी, खराब हो जाएगी, वो एकदम खराब स्थिति में आ जाएगी, है ना, एकदम खराब हो जाएगी, शैबी हो जाएगी। सो अकॉर्डिंग टू एन आर्टिकल आई रेड, अच्छा बताओ, ये रीड होगा, इसको हम प्रोनाउंस रीड करेंगे कि रेड करेंगे, इसके पीछे का रीजन बता दे। रिसेंटली, हाल फिलहाल में मैंने पढ़ा था, मैनी ऑफ द मॉन्यूमेंट्स इन आर सिटी आर इन डिसरिपेयर। तो बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हमारी सिटी में वो किस कंडीशन में है, डिसरिपेयर की कंडीशन में है, मतलब बहुत ख़राब कंडीशन में है। आई एम श्योर दैट्स ट्रू, मैं श्योर हूँ कि जो तुमने पढ़ा था वो सही होगा, कि जो बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं अक्रॉस द कंट्री कि वो ख़राब हैं, वो रिपेयर, उनको रिपेयरमेंट चाहिए। वॉट आई एम वर्ल्ड, मैं किस चीज़ को लेके चिंतित हूँ, अबाउट आर द ओल्ड फ्लाई ओवर्स इन आर सिटी, दैट्स सो ट्रू। मैनी ऑफ देम आर इन अ स्टेट ऑफ डिसरिपेयर, बहुत सारे जो हमारे फ्लाई ओवर्स हैं वो इस स्टेट में हैं जो डिसरिपेयर की स्टेज में हैं, जिनको मरम्मत की ज़रूरत है, जो एकदम ख़राब हैं, जर्जर हैं, लेकिन फिर भी, येट मीन्स फिर भी, जो सरकार है वो कुछ नहीं कर रही है इस प्रॉब्लम के बारे में। ये थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल लाइन लिख दी है। सो पॉलिटिशियंस डोंट सॉल्व द प्रॉब्लम, दे क्रिएट देम। तो जो पॉलिटिशियंस हैं वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते, वो तो उन्हें क्रिएट करते हैं। सो ये आर्टिकल मैंने क्यों चुना, देखो, बहुत इजी है। हम, मैंने बोला हमें रीड करना है, बट हमें स्ट्रेस नहीं रखना ना, हमें लाइफ में अगर हम किसी चीज़ को मज़े मज़े में करेंगे, इंजॉय करके करेंगे, तो वो बर्डन नहीं बनेगा, राइट। यही एक पर्पस होना चाहिए लाइफ में कि हम काम करें, बट इस ढंग से करें कि वो बर्डन ना बने। बहुत अच्छा आर्टिकल था, बहुत सिंपल था, ग्रामर सीखने का बहुत मौका था। मैं सीरियसली बताऊँ, मैं इसके हर एक लाइन में मेरा मन था कि मैं इसमें ग्रामर सिखा डालूँ। तो वहीं से मुझे आइडिया आया कि क्यों ना हम आर्टिकल से ग्रामर सीखें, है ना। तो बताना मुझे ये कैसा आइडिया है मेरा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आई रियली लव यू जब आप लोग मुझे बताते हैं क्लास आपको अच्छी लगी, इसी से मुझे और मोटिवेशन मिलता है ना। तो चलो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक एंड शेयर, और प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर, और जो भी मैंने होमवर्क दिया है वो कमेंट। तो अपना ध्यान रखिए, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय।